इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके रोजमर्रा के जीवन, वैश्विक राजनीति और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अदृश्य रूप से चलाती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा की। जी हां, एक ऐसा कागज का टुकड़ा और कुछ डिजिटल नंबर्स जिस पर लिटरली पूरी की पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली टिकी हुई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन 6 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा, फिर इसके प्रमुख वित्तीय खिलाड़ी, डॉलर की जीत का दिलचस्प इतिहास, इसकी मांग का पूरा सिस्टम, इसका वैश्विक प्रभाव और लास्ट में पैसे का भविष्य। भाग 1, सबसे बड़ी वैश्विक मुद्रा। अब पिछले एक्सप्लेनर से आपको याद होगा कि किसी भी मुद्रा या करेंसी का मूल्य कभी फिक्स नहीं होता, राइट? ये ग्लोबल डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। दुनिया में सैकड़ों करेंसीज हैं, यूरो है, येन है, पाउंड है, अपना रुपया है। लेकिन जब बात ग्लोबल स्कोरबोर्ड की आती है ना, तो एक करेंसी ऐसी है जो बाकी सबसे बहुत बहुत ऊपर है। ये सिर्फ एक देश का पैसा नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। और यहीं से दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों है? अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किसी भी और करेंसी से ज्यादा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्या है जिसने सिर्फ एक देश की करेंसी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बॉस बना दिया है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। भाग 2, प्रमुख वित्तीय खिलाड़ी। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके मेन प्लेयर्स को जानना होगा। यह सिस्टम कोई हवा में तो चलता नहीं है ना? इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार। दूसरा, उनका सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व। तीसरा, दुनिया भर के बाकी देशों के केंद्रीय बैंक। और चौथा, इंटरनेशनल बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स। ये चारों आपस में एक नेटवर्क की तरह जुड़े हुए हैं और यही वो लोग हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया घुमाते रहते हैं। अब इन सब में जो केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक है ना, उसका रोल बहुत क्रूशियल है। आसान शब्दों में कहें तो सेंट्रल बैंक वो संस्था है जो किसी देश में पैसे की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है। और जब बात डॉलर की हो तो यूएस फेडरल रिजर्व, जिसे प्यार से सिर्फ फेड भी कहते हैं, उसके पास लिटरली डॉलर छापने और ब्याज दरें बदलने का सुपर पावर है। इसका सीधा असर दुनिया भर के मार्केट्स पर पड़ता है। भाग 3, डॉलर कैसे जीता। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल चुकी थी। देशों को एक स्टेबल सिस्टम चाहिए था और फिर 1944 में हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इसमें तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर को सोने यानी गोल्ड से जोड़ा जाएगा और बाकी दुनिया की करेंसीज को डॉलर से। बस यही से डॉलर ग्लोबल एंकर बन गया। लेकिन 1971 में एक बड़ा ट्विस्ट आया जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। अमेरिका ने डॉलर का सोने से सीधा कनेक्शन तोड़ दिया। डॉलर अब सिर्फ भरोसे पर चलने वाली करेंसी बन गया। और ताज्जुब की बात देखिए, आज भी वही ग्लोबल भरोसा इसके दबदबे को कायम रखे हुए है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि 1971 के उस फैसले ने पैसे का मतलब ही बदल दिया। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब आपके पास जितना सोना तिजोरी में है उतनी ही आपके पैसे की वैल्यू है। लेकिन 1971 के बाद हम फिएट करेंसी के युग में आ गए। फिएट मतलब इसके पीछे कोई सोना चांदी नहीं है। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस देश की सरकार पर, आपके भरोसे और टैक्स वसूलने की उनकी ताकत पर टिकी है। तो आप सोच रहे होंगे, सोने का बैकअप हटने के बाद भी डॉलर क्रैश क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा सा कारण ये था कि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट था। उनके फाइनेंशियल मार्केट्स इतने स्ट्रांग और स्टेबल थे कि लिटरली किसी और देश के पास ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। दुनिया को अमेरिकी सिस्टम पर पूरा भरोसा था और सच कहूं तो उनके पास डॉलर का कोई और सेफ या प्रैक्टिकल ऑप्शन था भी नहीं। भाग 4, मांग का तंत्र। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है ना, 88%, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। 2022 के डेटा के हिसाब से दुनिया भर में होने वाले फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स के 88% हिस्से में अमेरिकी डॉलर शामिल था। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बड़ा ट्रेड हो रहा हो, उसके एक तरफ लगभग हमेशा डॉलर ही होता है। ये इसका असली पावर है। और बात सिर्फ रोजमर्रा के व्यापार की नहीं है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपने विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में रखते हैं। इसका जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर है ना, यानी यूरो, वो सिर्फ 20% पर है। मतलब जब भी कोई क्राइसिस आता है तो देश सोने से ज्यादा डॉलर पर भरोसा करते हैं। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो डॉलर की डिमांड है ना, ये एक सेल्फ रीएनफोर्सिंग साइकिल है।
मतलब एक ऐसी साइकिल जो खुद को ही और मजबूत करती है। होता क्या है, देशों को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए, इसलिए सेंट्रल बैंक्स को डॉलर का बड़ा रिजर्व रखना पड़ता है। अब वो उस कैश को तिजोरी में बंद करके तो रखेंगे नहीं, इसलिए वो उसे वापस अमेरिका के सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा टॉप पर रहती है। भाग 5 डॉलर का वैश्विक प्रभाव। इस पूरे सिस्टम ने दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे पर और खासकर डॉलर पर गहराई से निर्भर कर दिया है। अब देखिए, दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कच्चा तेल, उसकी कीमत डॉलर में तय होती है। अगर आपको तेल खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए ही चाहिए। इसकी वजह से हर देश की लोकल इकॉनमी और उनके एक्सचेंज रेट्स सीधे तौर पर अमेरिका की नीतियों से बंध जाते हैं। लिटरली अमेरिका के फेडरल रिजर्व का एक छोटा सा फैसला पूरी दुनिया में महंगाई या मंदी ला सकता है। स्क्रीन पर जो कोट है वो सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि डॉलर अब सिर्फ अमेरिका का पैसा नहीं रहा, बल्कि ये पूरी ग्लोबल वित्तीय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। चाहे आप एशिया में कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हों या यूरोप में बिजनेस कर रहे हों, डॉलर हर लेन देन के सेंटर में बैठा है। भाग 6 पैसे का भविष्य। आजकल आपने न्यूज़ में डी-डॉलराइजेशन या डी-डॉलराइजेशन शब्द बहुत सुना होगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के इस्तेमाल को जानबूझकर कम करना। कुछ देश अब अमेरिकी सिस्टम पर अपनी इस भारी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिस पर आजकल हर इकोनॉमिस्ट की नज़र है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आजकल जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल रही है। हम देख रहे हैं कि तेल और गैस की डील्स अब गैर डॉलर मुद्राओं में होने लगी हैं। कई देश डॉलर को बाईपास करके सीधे अपनी लोकल करेंसीज में व्यापार कर रहे हैं। जो अमेरिकी डॉलर का एक छत्र राज था ना, अब धीरे धीरे ही सही लेकिन उस पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इस सब के पीछे असल गेम क्या है? अंततः ये सब पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में है। करेंसी सिर्फ सामान खरीदने का जरिया नहीं है, ये सीधे तौर पर आपके राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव से जुड़ी है। जिस देश की करेंसी ग्लोबल स्टैंडर्ड होती है, उसे जो पावर मिलती है उसे अर्थशास्त्री एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज या अत्यधिक विशेषाधिकार कहते हैं। ये एक ऐसा पावर है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर ये सदियों पुराना सिस्टम वाकई में बदल रहा है तो फिर पैसे का भविष्य क्या है? क्या आने वाले समय में कोई नई करेंसी डॉलर की जगह लेगी, या फिर शायद डिजिटल करेंसीज इंटरनेशनल फाइनेंस के सारे रूल्स ही बदल कर रख देंगी? ये वो सवाल है जो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए और हम आपसे मिलेंगे अगली बार।